प्यारे बच्चों, ऑलरेडी इसमें हम लोग ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ग्राफ के कॉन्सेप्ट में एक तरह से अस्त्र और शस्त्र से हम लोग सुसज्जित हो रहे हैं, जिससे कि फिजिक्स का ग्राफ हम लोग सही से पढ़ सकें। फिजिक्स के ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सब हम लोग को पढ़ना होगा। तो हम लोग ऑलरेडी स्लोप ऑफ ग्राफ, किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड करना, इसकी स्टडी कर चुके थे। tan थीटा से स्लोप आता है, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप, इन्फिनाइट स्लोप। इसके बाद से स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल लीनियर होने चाहिए, लीनियर यानी करीब होने चाहिए। पैराबोलिक ग्राफ में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल में एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक होना चाहिए, एक गरीब और एक अमीर। पैराबोला कर्व होता है, कर्व किधर जाता है? जिधर लीनियर कॉन्सेप्ट होता है, जिधर गरीब होता है वेरिएबल, उधर कर्व जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड ग्राफ, जो हमने लिखाया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। डियर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ग्राफ होता है, ये वहाँ बनता है जहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट हो। एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे इनवर्सली डिपेंड हो, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज करे तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज करे। इफ दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हो क्या हो? कांस्टेंट हो। दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर क्या हो? कांस्टेंट, तो ऐसे में x इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन y, कांस्टेंट अपॉन y। तो यहां हम लोग कह सकते हैं x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। देख लो, ये जहां भी रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, वहां ग्राफ x और y के बीच रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसमें देख रहे हो कि अगर y इंक्रीज कराते जाएं तो x डिक्रीज होता जाएगा। तो y इंक्रीज करके अगर हम लोग इन्फिनाइट कर दें, तो यहां अगर इन्फिनाइट कर दें तो समथिंग अपॉन इन्फिनाइट देखो जीरो आ गया, और y डिक्रीज कराते जाएं तो x इंक्रीज होता जाएगा। अगर y का वैल्यू जीरो कर दें तो 1/0, x देखो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। इसलिए ये ग्राफ इस तरह से आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो, अगर x इधर, देखो ग्राफ अगर इधर जा रहा है तो x इंक्रीज कर रहा है, तो जब x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है। x डिक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है। x डिक्रीज होके जीरो हो गया तो y इनफाइनाइट हो गया, y डिक्रीज होके जीरो हो गया तो x इधर इनफाइनाइट हो गया। आ गया समझ में? क्योंकि 90 डिग्री में ये ग्राफ बनता है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। ये टच नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। ये ग्राफ इधर टच नहीं होना चाहिए, ये ग्राफ इधर टच नहीं होना चाहिए। ये कहां जाकर टच होना चाहिए? इनफिनाइट पे। ये इधर कहां जाकर टच होना चाहिए? इनफिनाइट पे। तो एकदम सिंपल ग्राफ है, बहुत ही ज्यादा फिजिक्स में इसका यूज है। इसका भी एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिजिक्स में इसका एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसके लिए बायल्स लॉ का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। बायल्स लॉ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा जाता है कि किसी भी आइडियल गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम में जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। एग्जाम्पल, according to
Boyle's law for an ideal gas at constant temperature, pressure inversely proportional to volume, ये Boyle's law है। Then फाइंड ग्राफ, यानी ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड 1/वॉल्यूम। ये Boyle's लॉ का ये दो ग्राफ कभी भी प्लॉट किया जाता है Boyle's लॉ का ग्राफ, तो बुक में भी देखो तो ये दो ग्राफ जरूर दिया रहता है, प्रेशर वॉल्यूम में ग्राफ, प्रेशर और 1/वॉल्यूम में ग्राफ। तो थोड़ा अपना सोच के बताओ कि प्रेशर वॉल्यूम में ग्राफ कैसा आएगा और प्रेशर 1/वॉल्यूम में ग्राफ कैसा आएगा। तो तुम सोचोगे तो कहोगे प्रेशर वॉल्यूम में ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन और प्रेशर 1/वॉल्यूम में ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। आओ देख लो कैसे। फर्स्ट और सेकेंड, ये दो ग्राफ हमेशा Boyle's लॉ का होता है। देखो फर्स्ट सेकेंड, इधर देखो प्रेशर और इधर वॉल्यूम, इसमें इधर प्रेशर और इधर पूरा का पूरा 1/वॉल्यूम। लेकिन रिलेशन तो ये क्लियर है कि ये Boyle's लॉ यही है, इसी से देखना है। तो हम लोग यहाँ कहेंगे प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये तो रिलेशन जानना है। अब तुम ये देखो ना, प्रेशर किस एक्सिस पर है y, वॉल्यूम किस एक्सिस पर है x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां देखो रिलेशन तो यही हमेशा होगा, ये तो रिलेशन चेंज होना नहीं है। प्रेशर कहाँ है, y एक्सिस पर है, वो प्रेशर y एक्सिस पर, और पूरा का पूरा 1/वॉल्यूम देख लो। यहाँ जो x है वो v नहीं 1/v है। इस पूरे 1/v को हम लोग x कहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो 1/v को हम x कहेंगे क्योंकि पूरा 1/v x का स्थान पर है, प्रेशर y के स्थान पर है, y डायरेक्शन। तो यहाँ देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब तुम ही बताओ कौन सा ग्राफ कहाँ कैसा कहाँ पर आया। तो क्लियर हो गया कि यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और ये देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया, तो ये ग्राफ कैसा आ गया स्ट्रेट लाइन। कोई कंफ्यूजन? बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब रेक्टेंगुलर न सीखे रहो तो समझ नहीं पाओगे कैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, कैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। तो थोड़ा इन सब विशेष रूप से इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। देखो किस तरह से अस्त्र शस्त्र से आप लोगों को सुसज्जित किया जा रहा है। अभी तो अस्त्र और शस्त्र दे रहे हैं, ग्राफ में आप लोगों को डियर ब्रह्मास्त्र भी मिलेगा। और जब ब्रह्मास्त्र पढ़ लेंगे तब ग्राफ और ज़्यादा क्लियर होने लगेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या होने लगेंगे सॉल्व। और तब जाके हम लोग फिजिक्स का ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीनों ग्राफ पढ़ के इस पर क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में थोड़ा ग्राफ मेथड से काइनेटिक इक्वेशन को प्रूव भी कर देंगे। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 4 नंबर सर्कुलर ग्राफ। सर्कल जो बनता है, सर्कल का क्या इक्वेशन होता है, कैसे सर्कल पहचानेंगे। तो पहली बात तो देखो स्ट्रेट लाइन कैसे इक्वेशन पहचानेंगे, एक्स और वाई दोनों लीनियर होगा। पैराबोला कैसे पहचानेंगे, एक्स और वाई में एक लीनियर होगा एक क्वाड्रेटिक होगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे पहचानेंगे, जहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हम लोग 4 नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ने चल रहे हैं, सर्कुलर ग्राफ। दैट इज सर्कल। ये सर्कल है, देखो ये इलिप्स होता है, ये इलिप्स है। इलिप्स में क्या है कि ये एक्सिस बड़ा है, ये एक्सिस छोटा है, लेकिन सर्कल में क्या है, जितना ये एक्सिस होगा उतना ही ये भी एक्सिस होगा। ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके रेडियस को अगर हम ए कह दें, ये सर्कल है और ए इसका क्या है, रेडियस है। तो देखो हम सर्कल का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन से पहचान में आएगा कि सर्कल को कैसे हम लोग पहचानेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है। कुछ आ रहा समझ में? अभी तक जो भी हम लोग इक्वेशन पढ़े थे, ग्राफ पढ़े थे, जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़े थे तो एक्स और वाई दोनों लीनियर था। पैराबोला में एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। और सर्कल में देखो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। एक्स और वाई दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक होते हैं। देखो स्क्वायर स्क्वायर मतलब दोनों अमीर और अमीर है, तो अमीर और अमीर का जो रिलेशन होता है वो सर्कल देता है। फिर देखो जब हम लोग इलिप्स पढ़ेंगे तो इलिप्स में भी एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। तो कहोगे तब अंतर क्या है? भाई इलिप्स और सर्कल में दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, दोनों एक्स और वाई दोनों अमीर होंगे, दोनों क्वाड्रेटिक होंगे। तो अंतर ये होता है, तुम ये देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। लेकिन इलिप्स जब होगा तो ये दोनों 1 और 1 नहीं होंगे, इसका कोफिशिएंट अलग होगा, इसका कोफिशिएंट अलग होगा। यानी यहाँ अगर यहाँ हम 3 लिख दें, यहाँ भी 3 लिख दें तो ये सर्कल होगा। यानी कि यहाँ 3 लिख दें, यहाँ 4 लिख दें तो इलिप्स हो जाएगा। इसका मतलब सर्कल में एक्स और वाई दोनों क्वाड्रेटिक होने चाहिए, लेकिन इनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। इलिप्स में एक्स और वाई दोनों क्वाड्रेटिक होने चाहिए, लेकिन उनका कोफिशिएंट अलग अलग होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, चेहरा जब सेम होता है तो सर्किल होता है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चेहरा अलग अलग होता है, उसका मुखौटा अलग अलग होता है, तो वो इलिप्स होता है। तो देख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए यहां पर क्या है, रेडियस है, और हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है वही कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का है। Here coefficient of x square should be equal to coefficient of y square। x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होता है। अब जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं सर्कल के इक्वेशन, जैसे यहाँ लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो देखो ये सर्कल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहाँ है वही देखो यहाँ है। अच्छा इसका रेडियस 4 नहीं है, इसका रेडियस 2 है, क्योंकि यहाँ 2 स्क्वायर कहेंगे तब नहीं इसे हम कंपेरिजन करेंगे। जैसे कहा जैसे रेडियस बताओ तो 4 इसका रेडियस नहीं है, 2 का स्क्वायर तो 2 इसका रेडियस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे यहां देखो लिखा हो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये भी देखो सर्कल हो गया, क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो सेम है। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, बस x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया, उसका कोफिशिएंट सेम हो गया, तो निश्चित है वो क्या हो गया, सर्कल हो गया।
एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू 5। यह भी सर्कल है। यहां देखो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/4 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/4 है। निश्चित है क्या हो गया डियर, ये सर्कल हो गया। तो इस तरह से ये सब सर्कल के इक्वेशंस हैं, सर्कुलर ग्राफ है ये, ठीक है। अब हम लोग इलिप्स पढ़ने चल रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग इलिप्टिकल ग्राफ, इलिप्स। ये ओवल शेप का होता है इलिप्स। यह है इलिप्स। ये इसका बड़ा एक्सिस है, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। मेजर एक्सिस इज ए डैश, माइनर एक्सिस इज बी डैश। तो सर्कल और इलिप्स में यही अंतर है। सर्कल में चाहे इधर से देखो एक्सिस, चाहे इधर से, दोनों बराबर होता है। लेकिन इलिप्स में देखो ये बड़ा एक्सिस है, छोटा एक्सिस है। इसको बोलता है मेजर एक्सिस, इसको बोलता है माइनर एक्सिस। इसकी आवश्यकता पड़ता है ग्रेविटेशन टॉपिक में, केपलर लॉ पढ़ते समय। तो इसका जो लेंथ होता है मेजर एक्सिस, इसका लेंथ ये होता है 2a। इस लेंथ को 2a बोलते हैं और इस लेंथ को 2b बोलते हैं। तो 2a 2b। तो हियर a dash is equal to 2a, it is measure axis। तो इसका जो आधा a होगा, देखो 2a का हाफ a, ये कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस। फिर देखो बीबी डैश, बीबी डैश छोटा है, ये कहलाता है माइनर एक्सिस 2b। तो इसका जो हाफ b होगा ये कहलाएगा सेमी माइनर एक्सिस। और इलिप्स का जो इक्वेशन होता है ये होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सर्कल का इक्वेशन है, देख लो। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन की विशेषता क्या है देख लो। इसमें भी जो एक्स और वाई वेरिएबल हैं, ये देखो एक्स और वाई वेरिएबल, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। जिस तरह से सर्कल में एक्स और वाई दोनों क्वाड्रेटिक होते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी एक्स और वाई दोनों क्वाड्रेटिक हैं। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/a स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/b स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ इक्वल नहीं है। तो जब x और y दोनों क्वाड्रेटिक हों, उनका कोफिशिएंट इक्वल हो तो सर्कल होगा। लेकिन अगर x और y दोनों क्वाड्रेटिक हों लेकिन उनका कोफिशिएंट अनइक्वल हो तो वो इलिप्स होगा। तो यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/a स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/b स्क्वायर है, नॉट इक्वल। अब जैसे एग्जांपल लिखना हो तो यहाँ लिख दें हम 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या यहाँ लिख दें 5। तो देखो x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, कोफिशिएंट इसका 3 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो ये क्या हो गया, इलिप्स हो गया।
यहाँ देखो 3 है और यहाँ हम क्या लिख दें 4 लिख दें, यहाँ कुछ और मान लो 6 लिख दें, तो देखो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है। यहाँ देखो हम 3 लिख दें और यहाँ पर 4 लिख दें। ये सब केस के इक्वेशन हो गए, सब के सब इलिप्स के इक्वेशन हो गए। अब पहचान में आने लगा सबको, इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे इनको पहचाना जाता है और कैसे प्लॉट किया जाता है। तो ये हमने जितना भी बताया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इलिप्स, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने बताया, ये सब के सब आप लोग विशेष रूप से इस पर ध्यान दो, क्योंकि आगे पूरे फिजिक्स में इसका क्या है, डियर यूज है। हम अस्त्र शस्त्र से आप लोगों को क्या कर रहे हैं, सुसज्जित कर रहे हैं। लेकिन अब जो हम कॉन्सेप्ट ग्राफ में बताने वाले हैं, अभी भी वह एक तरह से कॉन्सेप्ट फिजिक्स का नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट ग्राफ का ही है। ग्राफ के कॉन्सेप्ट को भी समझना है, लेकिन अब जो बताएंगे वो सब ब्रह्मास्त्र वाला कॉन्सेप्ट होगा। थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट बताएंगे ग्राफ का, जो पूरे फिजिक्स में जबरदस्त यूज होने वाला है, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा का भी हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी कर्व का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप तुम फाइंड कर लोगे, लेकिन कोई ग्राफ अगर है, कोई कर्व है, उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। इसलिए नेक्स्ट हेडिंग होगा स्लोप ऑफ एनी कर्व, जिसमें कि या तो पॉजिटिव स्लोप होगा या तो नेगेटिव स्लोप होगा। इसको मिटाते हैं, कंप्लीट करो सब लोग। स्लोप ऑफ एनी कर्व, किसी भी कर्व का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ये हायर कॉन्सेप्ट है, ये डियर ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, कोई भी कर्व का नेचर हमेशा दो प्रकार का होता है। देखो, जैसे कर्व इस टाइप का भी हो सकता है या कर्व इस टाइप का भी हो सकता है। दो प्रकार का नेचर हमेशा होगा। कर्व ऐसे भी होगा, कर्व ऐसे भी होगा, कर्व ऐसे भी होगा, कर्व ऐसे भी होगा। जब भी होगा, दो प्रकार का नेचर कर्व का होगा, या तो ऐसे या तो ऐसे। ऐसे होगा तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स, ऊपर की तरफ है, कॉन्वेक्स अपसाइड। ऐसे होगा तो कॉनकेव अपसाइड। देखो, ये कॉन्वेक्स पोर्शन ऊपर है तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स अपसाइड ग्राफ, कॉनकेव अपसाइड ग्राफ। इसका सोचो, कॉन्वेक्स ऊपर है, कॉन्वेक्स अपसाइड, कॉनकेव अपसाइड। कॉनकेव पोर्शन ऊपर है, इसमें कॉन्वेक्स पोर्शन ऊपर है। ये देखो, कॉनकेव अपसाइड, कॉन्वेक्स अपसाइड। दो ग्राफ हमेशा होगा कर्व में, या तो कॉन्वेक्स अपसाइड या तो कॉनकेव अपसाइड। अब जैसे इसका अगर टेंजेंट प्लॉट करना है, इसका स्लोप देखना है, तो इस पे एक ऐसे टेंजेंट प्लॉट कर लेते हैं, इस पे ऐसे टेंजेंट प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट प्लॉट कर लेंगे। कहीं भी हम लोगों को अगर स्लोप देखना है तो कर्व पर एक उससे टच होता हुआ स्ट्रेट लाइन प्लॉट करके उसका जब हम लोग एंगल देखते हैं तो उसका जो tan थीटा होता है वही उसका क्या होता है, स्लोप होता है। यहाँ पर भी स्लोप दो प्रकार का होगा, या तो पॉजिटिव स्लोप होगा या तो नेगेटिव स्लोप होगा। अगर पॉजिटिव स्लोप होगा तो कर्व इंक्रीजिंग होगा और नेगेटिव स्लोप होगा तो कर्व डिक्रीजिंग होगा। स्लोप ऑफ कर्व में फर्स्ट पॉजिटिव
स्लोप, पॉजिटिव स्लोप में इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो डियर ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। पॉजिटिव स्लोप, इंक्रीजिंग ग्राफ। फिर इसके बाद हेडिंग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेगेटिव स्लोप, डिक्रीजिंग ग्राफ। लेकिन इसमें भी दो प्रकार की कहानी होगी, वो चाहे पॉजिटिव स्लोप हो चाहे नेगेटिव स्लोप हो, दो प्रकार की कहानी हमेशा मिलेगा, कॉन्वेक्स अपसाइड की कॉनकेव अपसाइड। देखो एक्स एंड वाई, ठीक है। अब जैसे इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, ये दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग हैं। इन दोनों ग्राफ को देखो, अगर इसका स्लोप देखना है, अच्छा ये देखो क्या है, ऐसे है, ये ग्राफ ऐसे है, इसको बोलोगे कॉनकेव अपसाइड, इसको बोलोगे कॉन्वेक्स अपसाइड, लेकिन दोनों का स्लोप पॉजिटिव है। और देखो कैसे दोनों इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब एक्स बढ़ने के साथ वाई बढ़े, एक्स बढ़ने के साथ वाई बढ़े, यहां भी एक्स बढ़ने के साथ वाई बढ़ रहा है, यहां भी एक्स बढ़ने के साथ वाई बढ़ रहा है। अब जैसे यहां पर हम लोगों को इस ग्राफ का स्लोप देखना है तो इसके मिडिल पॉइंट पर हम लोग यहां पर एक टेंजेंट प्लॉट कर लेंगे। देखो इसको बोलते हैं टेंजेंट, इट इज नोन एज टेंजेंट। एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करें और इसका एंगल ऐसे देखें, देखो इसका स्लोप पता चल गया। क्या दिखाई दे रहा है, देख लो थीटा, थीटा का वैल्यू 90 से कम है कि नहीं, और थीटा का वैल्यू 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 135 का वैल्यू -1 होता है। तो 90 से कम अगर थीटा होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, 90 से ज़्यादा अगर थीटा होगा तो स्लोप निगेटिव होगा। देखो यहाँ पे अगर हम लोग को देखना है तो ऐसे लाइन यहाँ पर बना लो, देखो ऐसे बना लो, ये इसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट प्लॉट कर लो और इसका इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे देखो एंगल देखो, तो देखा जाए तो यहाँ का जो थीटा है लेस देन 90 है, यहाँ का भी थीटा लेस देन 90 है, इसलिए यहाँ जो स्लोप होगा, यहाँ का जो स्लोप होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ का भी जो स्लोप होगा पॉजिटिव होगा। ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, लेकिन देख लो यहाँ पर क्या है, इस कर्व का नेचर ऐसे है और इस कर्व का नेचर ऐसे है। तो ग्राफ इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दो नेचर हमेशा रहेगा, या तो कॉन्वेक्स अपसाइड या तो कॉनकेव अपसाइड। तो यह है कॉनकेव, कॉनकेव पोर्शन ऊपर है, देखो ना धंसा हुआ पोर्शन ऊपर है और उठा हुआ पोर्शन ऊपर है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव अपसाइड। और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स अपसाइड। ठीक है, यहां पर हमने पॉजिटिव स्लोप के बारे में बताया, इंक्रीजिंग ग्राफ के बारे में बताया, कैसे किसी भी कर्व का टेंजेंट हम लोग प्लॉट करते हैं, स्लोप प्लॉट करते हैं, तो टेंजेंट बना करके उसका एक्स एक्सिस से एंगल देखा जाता है। यहाँ भी थीटा लेस देन 90 है, यहाँ भी थीटा लेस देन 90 है, इसलिए दोनों का स्लोप पॉजिटिव है। और स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स, स्लोप का मतलब क्या, dy बाई डी एक्स, दोनों का पॉजिटिव है। लेकिन इसका पोर्शन कॉनकेव ऊपर है, इसमें कॉन्वेक्स साइड ऊपर है, कॉनकेव अपसाइड, कॉन्वेक्स अपसाइड। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखने जा रहे हैं निगेटिव स्लोप, इसको कंप्लीट करो। अब हम हेडिंग लिखेंगे निगेटिव स्लोप। तो सेकेंड, निगेटिव स्लोप। और जब निगेटिव स्लोप होगा तो ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ग्राफ।
ग्राफ को मिटा लेते हैं। देखो दोनों ग्राफ को, कॉनकेव अपसाइड, कॉन्वेक्स अपसाइड। देखो इसमें कॉनकेव पोर्शन ऊपर है, कॉनकेव अपसाइड, इसमें कॉन्वेक्स पोर्शन ऊपर है, कॉन्वेक्स अपसाइड। अब इस पे अगर इसका स्लोप देखना है तो यहां पर इस तरह से एक टेंजेंट प्लॉट करना होगा, इसके मिड पॉइंट पर ऐसे एक टेंजेंट प्लॉट करना होगा। अब देखो तुम इसका अगर एंगल देखना है तो ये देखो एंगल थीटा, इसका एंगल देखना है तो ये एंगल थीटा। क्या खास बात है थीटा में तुम्हें बताओ। यहाँ का जो थीटा है देखो ऐसे है, 90 से ज़्यादा है, ये देखो 90 से यहाँ से इधर चला गया, 90 से ज़्यादा है। तो जब थीटा 90 से ज़्यादा होगा तो स्लोप पढ़े हो नेगेटिव होगा। सोच पा रहे हो इस बात को, स्लोप नेगेटिव होगा। और ये कैसा पोर्शन है, देखो कॉनकेव अपसाइड ग्राफ है और ये कॉन्वेक्स अपसाइड ग्राफ है। देखो x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। जैसे स्लोप नेगेटिव होगा ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। तो ये दोनों डिक्रीजिंग ग्राफ हैं, दोनों में थीटा 90 से ज़्यादा है, दोनों का स्लोप नेगेटिव है, लेकिन इसका नेचर कॉनकेव अपसाइड है, इसका नेचर कॉन्वेक्स अपसाइड है। दोनों ही डिक्रीजिंग ग्राफ हैं। ठीक है, तो या तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा या तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, या तो कॉन्वेक्स पोर्शन ऊपर होगा या तो कॉनकेव पोर्शन ऊपर होगा। समझ में आ गया सबको? फास्ट कंप्लीट करो। अब इसका थर्ड कॉन्सेप्ट हम बताने चल रहे हैं जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक साथ होंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब एक साथ होंगे तो मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि जब इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू मिलेगा। मैक्सिमा और मिनिमा सुख और दुख के कॉन्सेप्ट मिलते हैं जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सब एक में मिला दिया जाता है। इसलिए थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड हेडिंग हम लिखने चल रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इतना ही पढ़ लेने से जब हम लोग फिजिक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स वाला ग्राफ स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हर बातें वहाँ पे क्लियर होंगी, हर बातें समझ में आएंगी। और ये सब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नहीं रहते तो अंदर से मन एकदम दुखी रहता, दिल का चोट कर रह जाता, हर बातें क्लियर नहीं हो पाती। तो नेक्स्ट हेडिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ। जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट। ठीक है,
एक्स और वाई, इस तरह से ग्राफ देखो, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ग्राफ इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। तो इस पूरे ग्राफ में तुम देखो तो ये पोर्शन सबसे नीचे है, देखो मिनिमा, ठीक है, ये मिनिमा कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमा, ये मैक्सिमा कहलाएगा। ये जो ग्राफ है इसका फंक्शन है y इज फंक्शन ऑफ x, यानी y और x में ग्राफ है, ठीक है। तो देख लो ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। यहाँ x1 पोजीशन पे मैक्सिमा है, x2 पर क्या है, मिनिमा है। तो ये मैक्सिमम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन। अब तुम देखो जैसे कोई भी ग्राफ होता है, जैसे ये कोई ग्राफ है x और y में, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, इसका स्लोप इनफाइनाइट है। लेकिन अगर डियर कोई भी ग्राफ अगर x एक्सिस के पैरेलल है, देखो x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई ग्राफ है तो उसका स्लोप जीरो होता है। क्यों? क्योंकि थीटा जीरो हो गया, और थीटा जीरो हो गया तो tan जीरो का वैल्यू जीरो हो गया। तो कोई भी ग्राफ का अगर x एक्सिस के पहले ग्राफ होता है तो उसका थीटा जीरो हो जाता है, और जब थीटा जीरो हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में उसका स्लोप भी जीरो हो जाता है। तो अब तुम ही बताओ, यहां ग्राफ देखो, ग्राफ यहां क्या है, इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर ग्राफ इंक्रीजिंग। चलो इतनी बात समझ में आ गई। यहां का स्लोप देखना है तो पॉजिटिव, इंक्रीजिंग पॉजिटिव, यहां का स्लोप देखना है तो नेगेटिव, यहां का स्लोप देखना है तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जीरो जरूर आएगा। तो इसके देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच में देखो ये आ रहा है, इस डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के बीच में ये आ रहा है। अब डियर अगर इस पॉइंट पर, मैक्सिमा पॉइंट पर अगर स्लोप देखना है तो यहाँ का जो टेंजेंट होगा, देख लो इस तरह से प्लॉट होगा टेंजेंट, देख लो ऐसे। इस पॉइंट पर अगर स्लोप देखना है तो ऐसे टेंजेंट प्लॉट होगा। कुछ खास बात आ रहा है समझ में? यहां मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों ही कंडीशन में जो टेंजेंट होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, थीटा जीरो होता है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इसका क्या होता है, जीरो होता है। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं भी क्वेश्चन में मैक्सिमा का नाम ले ले, मिनिमा का नाम ले ले, तो फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, जिसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बराबर क्या कर दो, जीरो कर दो, विच इज नोन एज मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा होगा तभी भी देखो यहाँ पर स्लोप जीरो आ रहा है, मिनिमा होगा तभी भी जीरो आ रहा है। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों कंडीशन में स्लोप जीरो होता है, टेंजेंट जीरो होता है, थीटा जीरो होता है, tan जीरो का वैल्यू जीरो आता है। तो ये मैक्सिमा है, ये देखो इट इज मैक्सिमा, मैक्सिमा है तो इसका स्लोप जीरो, dy बाई डी एक्स स्लोप कहते हैं। देखो इसका जो स्लोप होगा ये जीरो होगा। ये बताओ क्या है, x2 पर मिनिमा है, ये इंडिकेट कर रहा है मिनिमा। और यहाँ dy बाई डी एक्स tan थीटा देखोगे तो tan स्लोप को ही तो tan थीटा बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ भी जो स्लोप है, स्लोप dy बाई डी एक्स जीरो है। ये जीरो समझ पा रहे हो ना? अरे एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा का वैल्यू जीरो, tan जीरो जीरो, स्लोप जीरो, dy बाई डी एक्स जीरो। तो चाहे मैक्सिमा हो और चाहे मिनिमा हो, दोनों कंडीशन में dy बाई डी एक्स जीरो होता है। तो अब तुम कहोगे तब अंतर क्या है भाई? जब दोनों में dy बाई डी एक्स जीरो है तो हम पहचानेंगे कैसे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है? मान लो डायग्राम ना बनाया हो तो इक्वेशन से भी पहचान में आ जाएगा को मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा। तो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करो। लेकिन अगर डियर मैक्सिमा होगा तो जो फंक्शन है, जैसो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा,
मिनिमा के लिए भी 0 होगा, लेकिन अगर मैक्सिमा होगा तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, दोबारा डिफरेंशिएट करने पर अगर नेगेटिव आ गया तो वो मैक्सिमा देता है, और दोबारा डिफरेंशिएट करने पे अगर पॉजिटिव आ गया तो वो मिनिमा देता है। ये अंतर है। दैट इज मैक्सिमा के लिए सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, मिनिमा के लिए सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, d2y/dx स्क्वायर, इसका हमेशा निगेटिव आएगा, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर, देख लो, इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर से समझ लो, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, मैक्सिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0, मिनिमा के लिए भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0, लेकिन मैक्सिमा के लिए सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव और इसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। अब तो लोग कहेंगे सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब होता है फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन, फंक्शन का दूसरा डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएट किया फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो अगर नेगेटिव आ गया तो वह मैक्सिमा देगा, और देखो पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा देगा। और एक खास बात, जब भी मैक्सिमा मिलेगा तो कर्व का नेचर ऐसे रहेगा, जब भी मिनिमा मिलेगा तो कर्व का नेचर ऐसे रहेगा। ये कॉन्वेक्स अपसाइड है और ये कॉनकेव अपसाइड है। आगे समझ में, ये क्या है, देखो कॉन्वेक्स अपसाइड और ये क्या है, कॉनकेव अपसाइड। समझ में आ गया। तो यहां पर जब मैक्सिमा होगा तो ये देगा कॉन्वेक्स अपसाइड और ये देगा कॉनकेव अपसाइड। तो कर्व का नेचर भी इससे पता चल जाता है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो अच्छा ऐसे कर्व होगा, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो कर्व ऐसे होगा। कर्व का नेचर क्या बताता है, सेकंड डेरिवेटिव। जब भी कर्व का नेचर जानना है तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो, मैक्सिमा मिनिमा जानना है तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो। लेकिन अगर मैक्सिमा मिनिमा का बस कंडीशन चाहिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव फट से क्या कर दो, 0 कर दो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने बताया, ये आगे चल के पूरे फिजिक्स में जबरदस्त इसका यूज है। बिना इसके हायर कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करने में दिक्कत आएंगे, इसलिए हमने ये क्या बताया डियर, ब्रह्मास्त्र आप लोगों को दे दिया। अगेन जैसे इस कर्व को देखो, ए बी सी, तो इधर देखो कैसा है, देखो कॉन्वेक्स अपसाइड, इधर कॉनकेव अपसाइड, इधर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, इधर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0 जरूर आता है, इसलिए यहां पर क्या है, कॉन्वेक्स अपसाइड है। सेकंड डेरिवेटिव ऐसे लिखा जाता है d2y/dx स्क्वायर, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये देखो इसके उल्टा है, यहां है कॉनकेव अपसाइड, यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर, ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव
और ये पॉजिटिव, तो इसके बीच में यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव d2i/dx² ये होगा 0, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0 जरूर आएगा। तो ये पॉइंट का एक महत्व भी है, देख लो, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ये बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कर्व का नेचर चेंज हो जा रहा है। देख लो, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर सेकेंड डेरिवेटिव 0 होता है। तो इससे एसलेशन निकालने में बड़ा हेल्प मिलेगा। एक्सटी ग्राफ से हम लोग एसलेशन फाइंड करेंगे, तो एसलेशन को हम लोग क्या लिखते हैं भाई? एसलेशन को देखो, हम लोग या तो dv/dt लिखेंगे, या तो डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो तो एसलेशन आ जाएगा। तो d2x/dt² को भी देखो एसलेशन हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ देखो सेकेंड डेरिवेटिव की आवश्यकता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो ये देखो सेकेंड डेरिवेटिव है, और ये ऐसा पॉइंट है जहां पर कर्व का नेचर चेंज हो रहा है, कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Point of inflection is that point at which nature of curve is changed। जिस पॉइंट पे कर्व का नेचर चेंज हो जाता है उसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। तो डियर, हमने ग्राफ का अस्त्र, शस्त्र, ब्रह्मास्त्र सब हमने दे दिया, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर्कुलर ग्राफ, एलिप्टिकल ग्राफ कैसे कहां पर पहचानेंगे, कॉन्वेक्स अपसाइड, कॉनकेव अपसाइड, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इंक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ, मैक्सिमा, मिनिमा, सब हमने बता दिया। अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र से आप लोगों को हमने सुसज्जित कर दिया। अब अगले लेक्चर में हम फिजिक्स का ग्राफ स्टार्ट कर देंगे, जिसमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताएंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएंगे, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताएंगे। 3 ग्राफ बताने के बाद से क्वेश्चन भी सॉल्व कराते रहेंगे बीच-बीच में, टॉपिक फिनिश हो जाएगा। लास्ट में थोड़ा सा ग्राफ मेथड से काइनेटिक इक्वेशन का कैसे डेरिवेशंस किया जाता है उसका कॉन्सेप्ट दे देंगे। तो खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, मन को प्रसन्न रखिए अंदर से। ऑल द बेस्ट।